गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी वन में चैप्टर 14 क्रिया यानी कि वर्ब तक हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 14 क्रिया तक हम पढ़ चुके हैं जो हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस है। तो आज हम रिवीजन करेंगे। आज से हम हिंदी वन का रिवीजन करेंगे और हम फिर से आज चैप्टर 8 संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले भी नाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से संज्ञा के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे और संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में फिर से जानेंगे। तो हमारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए चैप्टर जो सिलेबस है चैप्टर 14 तक हमारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। तो हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे। पेज नंबर 35 संज्ञा नाउन। तो चलिए अब हम फिर से पाठ की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में मोटे लिखे शब्द संज्ञाएं हैं। पहला है लड़के खेल रहे हैं। दूसरा है ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ो। तीसरा है विशाल स्कूल जा रहा है। चौथा है करेले की बेल पर छिपकली चढ़ी हुई है। और पांचवा है कमलेश की बहन स्वस्थ है। जब हम किसी वस्तु या प्राणी को देखकर उसे किसी नाम से संबोधित करते हैं तो वह संज्ञा कहलाती है। तो जब हम किसी वस्तु या प्राणी को देखकर उससे हम नाम से संबोधित करते हैं तो उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा क्या हो सकता है? परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने देखा कि लड़के खेल रहे हैं। दूसरा ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ो। तीसरा विशाल स्कूल जा रहा है। चौथा करेले की बेल पर छिपकली चढ़ी हुई है। पांचवा है कमलेश की बहन स्वस्थ है। तो जब हम किसी वस्तु या प्राणी को किसी नाम से पुकारते हैं तो वही संज्ञा है। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ ही है नाम, यानी कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो हमें पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रथम दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि प्रथम दोनों भेद जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। फिर भी हम यहाँ इसका अलग से विवेचन करेंगे, यानी कि अलग हम जानेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना क्या है? नदी का नाम है। रामायण पुस्तक का नाम है। नव भारत टाइम्स अखबार का नाम है। ताजमहल एक इमारत का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं तो उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल भी देख लिए कि नदी का नाम है यमुना और एक पुस्तक का नाम है जो धर्म ग्रंथ है रामायण, और अखबार नव भारत टाइम्स, और एक इमारत है ताजमहल। तो इसका नाम दिया गया है। तो ये सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा देखेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा
शब्द से किसी स्थान, वस्तु या प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, वस्तु या प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, वृक्ष, लड़का, कलम, गाय, नगर, कुर्सी, घर, बकरी, कक्ष, पर्वत आदि। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने जातिवाचक में क्या देखा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, वस्तु या प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे। तो आगे हम तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, आकार, रूप आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बचपन यानी कि दशा को दर्शा रहा है, और कायरता ये गुण को, कि डरपोक है, ये एक गुण कि अच्छा है या बुरा है तो डरपोक है। पीलापन यह दशा, कुरूपता गुण यानी कि वो सुंदर है या कुरूप है तो ये गुण को दर्शा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, आकार, रूप आदि का बोध होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूह से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी झुंड यानी समूह, सभा। तो जो संज्ञा शब्द अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, कक्ष, मंडली आदि। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक में है भीड़, सभा, कक्षा, मंडली आदि, जिसमें कि झुंड होता है, लोगों की भीड़ जमी रहती है तो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ का बोध कराता है तथा जो नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, तेल, चांदी, स्टील, सोना आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी कि द्रव्यवाचक यानी कि द्रव्य क्या है? पदार्थ, जिसे जो होता है वो ठोस बन जाता है या उसको गलाने से पिघल जाता है तो ये द्रव्य यानी कि द्रव्य पदार्थ बन जाता है। जो कठोर यानी कि उसको जमाएंगे तो वो कठोर हो जाएगा, और जो कठोर से उसको पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, तरल बन जाएगा, तो यही द्रव्य पदार्थ होता है। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ का बोध कराता है तथा जो नापा तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बताया गया है आटा, तेल, चांदी, स्टील, सोना आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती है, इसकी मात्रा या परिमाण का ही बोध होता है, यानी कि इससे बस नापा तोला जाता है। तो आज हम संज्ञा के बारे में फिर से पढ़ लिए हैं और संज्ञा के प्रकार भी हम समझ चुके हैं। तो हम अपनी अगली कक्षा में फिर से पढ़ेंगे और फिर से हम संज्ञा और नाउन के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।